भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। तो दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबों के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। लोगों को नगद सहयोग नहीं देकर अर्थव्यवस्था बर्बाद कर रही है सरकार, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को आरोप लगाया कि सरकार कोरोना वायरस के संकट के समय लोगों और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र की इकाइयों को नगद सहयोग नहीं देकर अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही है। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार का यह रुख नोटबंदी 2.0 है। गांधी ने एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया, सरकार लोगों और एमएसएमई को नगद सहयोग देने से इनकार करके हमारी अर्थव्यवस्था को सक्रियता के साथ नष्ट कर रही है। यह नोटबंदी 2.0 है। गौरतलब है कि राहुल गांधी और कांग्रेस पिछले कई हफ्तों से सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि गरीबों, मजदूरों और एमएसएमई की वित्तीय मदद की जाए। उनका कहना है कि लोगों को खातों में अगले 6 महीनों के लिए 7,500 रुपए महीने भेजे जाएं और तत्काल 10,000 रुपए दिए जाएं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में कोविड केयर घोटाला, सरकार पर फंड्स के गलत इस्तेमाल का आरोप। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में कोरोना के प्रसार को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश जारी है और एक हद तक यह सफल भी है। इस बीच राज्य में कोविड केयर से जुड़ी खरीद में बड़े घोटाले का आरोप लग रहा है। कांग्रेस के एच के पाटिल की अगुवाई में विधानमंडल की लोक लेखा समिति अस्पतालों के निरीक्षण करने और टेस्टिंग किट और वेंटिलेटर सहित उपकरणों की गुणवत्ता की पुष्टि करके मामले की जाँच शुरू करना चाहती है। हालांकि पाटिल ने कहा कि कुछ बाधाओं के कारण जांच आगे नहीं बढ़ पाई है और उन्होंने मामले पर विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागिरी से बात करने की योजना बनाई है। ट्रक लॉजिस्टिक्स और वेयर हाउसिंग सोसाइटी द्वारा उपकरणों की खरीद के लिए प्रभारी द्वारा बनाई गई कुछ खरीद के बारे में एक व्हिसल ब्लोअर द्वारा समिति को जानकारी दी गई है। आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग ने N95 मास्क के 147 रुपए चुकाए, जबकि चिकित्सा शिक्षा विभाग ने उन्हें 295 रुपए में खरीदा है। इसी तरह मल्टी पैरामीटर मॉनिटर जो एक विभाग के लिए 1.67 लाख रुपए में खरीदे गए, स्वास्थ्य विभाग की रसीद में 5.37 लाख रुपए की लागत बताई गई है। वहीं गुणवत्ता के मानकों पर खरा न उतरने के चलते सोसाइटी ने अप्रैल में दिल्ली के एक विक्रेता को कुछ वेंटिलेटर वापस भेज दिए थे। 28 अप्रैल को विक्रेता को लिखे गए सोसाइटी की चिट्ठी में कहा गया कि इन हाउसिंग टेस्टिंग में पाया गया कि कोई प्रमाण पत्र, ब्रोशर, मैन्युफैक्चरिंग डिटेल के साथ मॉडल प्रमाण उपलब्ध नहीं है। वेंटिलेटर से छेड़छाड़ पाई गई, टूटे हुए पुराने स्टैंडों के साथ। उदाहरण के लिए एक वेंटिलेटर में मशीन 46,583 घंटे चली हुई पाई गई। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डेटा शीट की तुलना में नहीं पाए गए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राज्यसभा चुनाव, भाजपा को रोकने के लिए देवेगौड़ा को समर्थन दे सकती है कांग्रेस। जी हां दोस्तों, जनता दल सेक्युलर के सुप्रीमो HD देवेगौड़ा के दोबारा संसद भवन में दिखाई देने की उम्मीद है। कांग्रेस उन्हें कर्नाटक से राज्यसभा सीट पर समर्थन देने के लिए तैयार है। पार्टी ने यह कदम आगामी राज्यसभा चुनाव में भाजपा के खाते में एक अतिरिक्त सीट को जाने से रोकने के लिए किया है। कांग्रेस ने शुक्रवार को अपनी एक सीट के लिए पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व लोकसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम की घोषणा की। कांग्रेस दक्षिणी राज्य से एक उम्मीदवार को आसानी से उच्च सदन भेज सकती है। खड़गे 2019 के लोकसभा चुनाव में हार गए थे। वहीं राज्य में कांग्रेस और जेडीएस गठबंधन ने मिलकर सरकार बनाई थी। हालांकि यह गठबंधन सरकार ज्यादा समय तक नहीं चल सकी क्योंकि बड़ी संख्या में कांग्रेस विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। खड़गे के समर्थन में वोट देने के बावजूद कांग्रेस के पास 14 अतिरिक्त विधायकों के वोट बचेंगे। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों का कहना है कि इन वोटों का इस्तेमाल प्रतिद्वंदी भाजपा को रोकने के लिए किया जाएगा। सूत्रों का कहना है कि देवेगौड़ा या फिर किसी अन्य स्वीकार्य उम्मीदवार को पार्टी समर्थन दे सकती है। सूत्र का कहना है कि जेडीएस ने अब तक कांग्रेस से संपर्क नहीं किया है, लेकिन दोनों पार्टियां मिलकर एक अन्य गैर भाजपा प्रतिनिधि को राज्यसभा भेजने में सक्षम हैं। यदि दोनों पार्टियों के बीच इसे लेकर सहमति बन जाती है तो इससे विपक्ष की गिनती बढ़ जाएगी। बता दें कि उच्च सदन में सत्ता पक्ष के मुकाबले विपक्ष की स्थिति कमजोर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद उनके समर्थकों ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। इससे राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को मध्य प्रदेश से सुनिश्चित दूसरी सीट का नुकसान झेलना पड़ेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 20 लाख करोड़ का ऐलान कर सरकार बैठ नहीं सकती, गरीबों की मदद करनी होगी, राजन।
जी हां दोस्तों, सरकार ऐलान करने के बाद बैठ नहीं सकती। रघुराम राजन, क्या राशन गरीब लोगों को पहुंच रहा है? क्या वो संतुष्ट हैं? कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण चरमराई अर्थव्यवस्था को बूस्ट देने के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की। सरकार के इस ऐलान को 20 दिन से ज्यादा का समय हो चुका है। सरकार के इस ऐलान से लोगों को कितनी राहत मिलेगी ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का कहना है कि सरकार पैकेज का ऐलान करने के बाद बैठ नहीं सकती। वो ये नहीं कह सकती कि उसने अपना काम कर दिया। राजन ने कहा कि सरकार को ये देखना होगा कि क्या लोगों की जरूरतें पूरी हो रही हैं। रघुराम राजन ने कहा कि सिर्फ ऐलान से काम नहीं होने वाला है, ये भी देखना होगा कि क्या ये काम कर रहे हैं। अगर नहीं काम कर रहे हैं तो जरूरतों को पूरा करने के लिए बदलाव करना होगा। इंडिया टुडे टीवी के शो न्यूज टुडे में रघुराम राजन ने कहा कि पूरी दुनिया के लिए ये मंदी होने वाली है, इससे बाहर निकलने में कितना समय लगेगा ये कहना मुश्किल होगा। राजन ने कहा कि आज अमेरिका में रोजगार के आंकड़े आए, लोगों ने जितनी उम्मीद की थी वो इससे ज्यादा रही। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इंडस्ट्री खोलेंगे तो उससे आपको रिकवर होने में मदद मिलेगी। रघुराम राजन ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था के लिए ये साल तो खराब रहने वाला है, हमें अभी ग्रोथ पर सोचना नहीं चाहिए, ये नेगेटिव रहने वाला है। कितनी जल्दी भारत की अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी इस पर उन्होंने कहा कि ये इस पर निर्भर करता है कि अर्थव्यवस्था को कितनी चोट पहुंची है। रघुराम राजन ने कहा कि हमने वायरस को फैलने से रोकने का पहला स्टेप ही नहीं उठाया। हाउस होल्ड और लघु उद्योग को कम से कम नुकसान हो, इस पर स्टेप उठाना चाहिए था। फाइनेंशियल सेक्टर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, सरकार को उस पर काम करना होगा जिससे वो रफ्तार पकड़ सके। अब तक जो भी किया उससे आगे बढ़कर सरकार को बहुत कुछ करना होगा। आरबीआई के पूर्व गवर्नर ने कहा कि ऐलान करने के बाद सरकार बैठ नहीं सकती, ग्राउंड पर क्या असर है उसको लेकर कदम उठाना चाहिए। सरकार ने गरीबों के लिए राशन का ऐलान किया था, क्या वो लोगों तक पहुंच रहा है? क्या वो लोग उससे संतुष्ट हैं? आपको और भी काम करने की जरूरत है। आप लोगों को वायरस या भूख से मरने का विकल्प नहीं दे सकते, हमें इसी चीज से बचना होगा। राजन ने कहा कि सरकार ने 3 लाख करोड़ लोन का ऐलान किया, क्या बैंक लोन देने को तैयार है? सिर्फ ऐलान से काम नहीं होने वाला, ये भी देखना होगा कि क्या ये काम कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मायावती का योगी सरकार पर हमला, बड़ी बड़ी डिग्री वाले मनरेगा के तहत खोद रहे गड्ढे। जी हां दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने योगी सरकार को आड़े हाथों लिया है। मायावती ने शनिवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि जब प्रवासी मजदूर आ रहे थे तब खासकर उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बात पर जोर दिया था कि प्रवासी लोगों का उनकी योग्यता के हिसाब से रजिस्ट्रेशन होना चाहिए और इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया भी। लेकिन उसके बावजूद भी देखने को मिल रहा है कि जो लोग बड़ी बड़ी डिग्री लेकर प्रदेश में आए हैं आज वो मनरेगा के तहत गड्ढे खोद रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए कि जब लोग बड़ी बड़ी डिग्री लेकर गड्ढे खोदेंगे तो इसका शिक्षा पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। 4 देशों का उदाहरण देकर राहुल गांधी बोले, भारत में ऐसे फेल हुआ लॉकडाउन। जी हां दोस्तों, चीन के वुहान शहर से पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस का संकट अभी देश से टला नहीं है, लेकिन सरकार ने लॉकडाउन को अब काफी हद तक सिर्फ कंटेनमेंट जोन तक ही सीमित कर दिया है और देश अनलॉक मोड में आ चुका है। सरकार के इस फैसले का लगातार विरोध हो रहा है। तमाम विशेषज्ञों ने भी इसे अभी की स्थिति के लिए सही कदम नहीं ठहराया है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पहले लॉकडाउन का विरोध कर रहे थे, अब अनलॉक के कदम का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शुक्रवार को एक ट्वीट के जरिए मोदी सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध जताया है। राहुल गांधी ने इसके लिए भारत की तुलना में कुछ देशों के कोरोना केसों का ग्राफ और उस देश में लॉकडाउन और अनलॉक की तारीख को हाईलाइट किया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने लिखा है, यह वही है जो एक असफल लॉकडाउन जैसा दिखता है। दरअसल ऐसा राहुल गांधी ने इसीलिए लिखा है क्योंकि उन्हें जिन देशों का ग्राफ शेयर किया है वहां लॉकडाउन की घोषणा तब की गई जब कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे थे और अनलॉक का फैसला तब लिया गया जब उस देश में कोरोना केस आने कम हो गए। लेकिन भारत में अनलॉक का फैसला तब लिया गया है जब कोरोना के केस हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना की युवा शाखा ने राजस्थान के सीएम को लिखा, जान है तो जहान है, छात्रों को कर दे पास। जी हां दोस्तों,
कोरोना संकट के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में अंतिम वर्ष के छात्रों की टर्मिनल परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया है। अब शिवसेना की युवा शाखा ने देश के अन्य राज्यों से सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि महाराष्ट्र की तरह बाकी राज्य भी इस तरह का फैसला लें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लिखे ऐसे ही एक पत्र में युवा सेना ने कहा, यूजीसी ने अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर सभी छात्रों को पास करने के निर्देश जारी किया है। हमारा मानना है कि मानव जीवन को अन्य चीजों की तुलना में प्राथमिकता देनी चाहिए और इसलिए हमने महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध किया था कि स्थिति के सामान्य होने को लेकर बनी अनिश्चितता को देखते हुए अंतिम वर्ष के सभी छात्रों को पास कर दें। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं जो सभी छात्रों के लिए उचित और निर्णायक प्रतीत होते हैं। पहला, महाराष्ट्र के सभी अंतिम वर्ष के छात्रों को उनके सभी पिछले सेमेस्टर के आधार पर पास कर दिया जाए। दूसरा, उन छात्रों के लिए जो महसूस करते हैं कि ऐसा करने से उनको अंकों के मामले में नुकसान में हो सकता है, उन्हें शैक्षणिक संस्थानों के खुलने के बाद की तारीख में स्वैच्छिक परीक्षा का विकल्प दिया जा सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र राज्यों को 15 दिन की मोहलत दे बोला सुप्रीम कोर्ट, सभी प्रवासी मजदूरों को पहुंचाइए घर, रोजगार के साथ करें रजिस्ट्रेशन का बंदोबस्त। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी के चलते व्याप्त संकट के बीच प्रवासी मजदूरों का अपने घरों की ओर लौटना जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को मजदूरों को उनके निवास स्थानों तक पहुंचाने की 15 दिन की मोहलत दी है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने सरकारों को रोजगार के साथ रजिस्ट्रेशन करने का बंदोबस्त करने के लिए भी कहा है। कोर्ट का कहना है कि दूसरे राज्यों से पहुंचे मजदूरों का रजिस्ट्रेशन किया जाए और उनके लिए रोजगार के अवसर बनाए जाएं, उनकी परेशानियों को दूर किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पुलिस मुख्यालय की ओर से प्रवासी मजदूरों को लेकर जारी शर्मनाक आदेश वापस ले बिहार सरकार। कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद्र मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी उस पत्र को शर्मनाक तथा मजदूर विरोधी बताया है जिसमें प्रवासी श्रमिकों के द्वारा अपराध करने तथा कानून व्यवस्था के लिए संकट बताते हुए पूरे राज्य को अलर्ट पर रखने की हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रवासियों को बिहार लाने को लेकर आरंभ से ही सरकार का रुख आनाकानी वाला रहा है। उनके आने के बाद कभी संक्रमण फैलाने का तो कभी क्वारंटीन केंद्रों पर उपद्रव का आरोप लगता रहा है। प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि अब पुलिस अपर महानिदेशक अमित कुमार द्वारा जारी पत्र ने सरकार की मजदूरों के प्रति सोच उजागर कर दी है। उन्होंने सरकार से इस पर स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है। पुलिस मुख्यालय के अपर पुलिस महानिदेशक विधि व्यवस्था ने 2 जून को राज्य के सभी जिलों के डीएम एसपी को पत्र भेजा था। इसमें उन्होंने बड़ी संख्या में बाहर से आए लोगों को लेकर विधि व्यवस्था बिगड़ने की आशंका जताई थी। इसके मद्देनजर उन्होंने उन सभी से एहतियात बरतने के निर्देश दिए थे। खुद एडीजी ने ही 4 जून को इस पत्र को वापस भी ले लिया। हालांकि एडीजी का यह पत्र वायरल हुआ तो 5 जून को डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने इस पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि किसी सूचना पर यह पत्र जारी हुआ था जिसे वापस ले लिया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बाहर से आए मजदूरों को 10,000 रुपए नकद भुगतान करे सरकार। तेजस्वी। जी हां दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मांग की कि सरकार बाहर से आए मजदूरों को 10,000 रुपए नकद भुगतान करे, उनको रोजगार देने के लिए बने रोड मैप को सार्वजनिक करे, साथ ही रोजगार के लिए हर जिले में कैंप लगाएं, विशेष सत्र बुलाकर खर्च को रिवाज कर रोजगार और इलाज पर खर्च बढ़ाएं। उन्होंने पुलिस मुख्यालय से जारी उस पत्र पर कड़ी आपत्ति जताई जिसमें कहा गया है प्रवासी मजदूर परेशानी में हैं, कुछ गलत कर सकते हैं, इससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होगी, लिहाजा पुलिस इसकी तैयारी पूरी कर ले। पार्टी कार्यालय में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि सरकार मजदूरों को चोर उचक्का समझती है। पत्रकारों ने कहा कि मुख्यालय के इस पत्र को वापस कर दूसरा पत्र जारी किया है तो नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इससे मानसिकता नहीं बदल जाती है, यह पत्र सरकार की मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने उस पत्र की प्रति को वहीं पर फाड़ डाला। साथ ही सभी मजदूरों और गरीबों से अपील की कि 7 जून को थाली बजाकर इसका विरोध करें। तेजस्वी ने कहा कि मजदूर 100 दिन से बेरोजगार हैं और आगे 100 दिन उन्हें काम मिलने की संभावना नहीं है, लिहाजा सरकार जल्द उन्हें 10,000 रुपए दे। इस पर मात्र 4,000 करोड़ रुपए ही खर्च होंगे। महागठबंधन की सरकार थी तो 65 लाख बेरोजगार को भत्ता दिया जाता था, लेकिन
डबल इंजन की सरकार आते ही उसे बंद कर दिया गया। सरकार बताएं कि 15 साल में कितने उद्योग बंद हुए और कितने नए खुले। मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम चुनौतियों को अवसर में बदलते हैं, तो उसका अब समय आ गया है। पहली बार अधिसंख्य स्किल्ड लेबर आए हैं, सबको रोजगार देकर इसे अवसर में बदलें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश में बीजेपी को झटका। उपचुनाव से पहले कमलनाथ की मौजूदगी में पूर्व मंत्री ने थामा कांग्रेस का हाथ। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में विधानसभा की 24 सीटों पर उपचुनाव होने वाला है। इससे पहले बीजेपी को झटका लगा है। पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता बालिंदु शुक्ला ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ की उपस्थिति में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजनीति के कदावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस से इस्तीफे के बाद उनके खेमे के 22 विधायकों ने भी इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई थी और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।